नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। बल यानी फोर्स। नमस्कार। हाँ, और ये ऐसा विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तो अक्सर पूछा ही जाता है। हमारे पास जो सामग्री है वो भी यही बताती है। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि बल को परत दर परत समझें, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके इसके अलग अलग पहलुओं तक जाएंगे। हाँ, ताकि एक पूरी साफ तस्वीर बन सके दिमाग में। तो सबसे पहले आखिर ये बल है क्या चीज? बहुत ही आम भाषा में सोचें तो धक्का या खिंचाव? हाँ, वही अंग्रेजी में पुश या पुल कहते हैं ना, जैसे दरवाजा धकेलना या खींचना, ये सब बल ही तो है। सही। ये वो असर है जो किसी चीज की कह सकते हैं स्थिति बदल सकता है। रुकी है तो चला दे, चल रही है तो रोक दे या उसकी स्पीड बदल दे। है ना। बिल्कुल। ये जो सुनने में इतना आसान लग रहा है ना, धक्का या खिंचाव, यही भौतिकी की दुनिया में एक फंडामेंटल आइडिया है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने की चाबी है ये। मतलब ग्रहों का घूमना हो या हवा का बहना, हर जगह बल ही तो काम कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि कायनात के नियमों में से एक है। कह सकते हैं एक मौलिक अवधारणा है ये। ठीक है, तो ये धक्का या खिंचाव ये चीजों पे क्या-क्या असर डाल सकता है? सामग्री में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हाँ, कई प्रभाव हो सकते हैं। जैसे पहला तो ये कि रुकी हुई चीज को चला सकता है। जैसे मेज पर किताब रखी है, हल्का सा धक्का दिया, चल पड़ी। और दूसरा इसका उल्टा, चलती हुई चीज को रोक सकता है, जैसे साइकिल के ब्रेक। है ना? हाँ, तीसरा स्पीड कम या ज्यादा कर सकता है। बिल्कुल। और चौथा चलने की दिशा भी बदल सकता है। इसका तो बढ़िया उदाहरण है क्रिकेट। हाँ, गेंद तेजी से आ रही है और बल्लेबाज ने शॉट मारा और दिशा एकदम पलट दी। हाँ। ये बल का ही असर है। और एक पांचवा पॉइंट भी है नोट्स में जो काफी दिलचस्प है कि बल चीज का आकार मतलब शेप वो भी बदल सकता है। हाँ, ये अक्सर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन सोचिए जैसे हाथ में कोई नरम गेंद हो, उसे दबाएं तो पिचक जाती है। हाँ, उसका आकार बदल जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम उस पर बल लगा रहे हैं। तो बल सिर्फ चीजों को हिलाता डुलाता नहीं, उनकी बनावट पर भी सीधा असर डालता है। समझ गया, ये उसका एक दिखने वाला नतीजा है। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बल कितने तरह के होते हैं? लगता है ये जानना परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी है, जैसा नोट्स में इशारा है। हाँ, बलों को ठीक से समझने के लिए उन्हें बांटना जरूरी हो जाता है। एक तरीका है उन्हें संतुलित और असंतुलित बलों में देखना। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। संतुलित बल? हाँ, संतुलित बल तब होते हैं जब किसी चीज पर दो या ज्यादा बल लग रहे हों और वो ताकत में बराबर हों और एक दूसरे की उल्टी दिशा में हों। तो नतीजा? नतीजा ये कि चीज अपनी जगह से हिलती नहीं, उसकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं आता। अच्छा, जैसे वो रस्साकशी का खेल। बिल्कुल सही उदाहरण। अगर दोनों टीमें एकदम बराबर जोर लगा रही हैं तो रस्सी बीच में ही अटकी रहती है ना? वो संतुलित बल का केस है। और असंतुलित बल? वो तब होता है जब लगने वाले बल बराबर न हो या मान लीजिए एक ही दिशा में ज्यादा बल लग रहा हो। तो चीज हिल जाएगी। हाँ, तब चीज की अवस्था बदल जाती है। या तो वो चलने लगती है या रुक जाती है या उसकी रफ्तार या दिशा बदल जाती है। उसी रस्साकशी के खेल में जब एक टीम थोड़ा ज्यादा जोर लगाकर दूसरी को खींच लेती है तो वो असंतुलित बल हुआ। एग्जैक्टली, यही बल है जो असल में बदलाव लाता है, मोशन पैदा करता है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। अब एक और तरह का वर्गीकरण भी है नोट्स में, संपर्क और असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। हाँ, ये भी जरूरी है। जैसा नाम से ही लग रहा है, संपर्क बल तब काम करते हैं जब चीजें एक दूसरे को छू रही हो। सही। इसके कुछ आम उदाहरण हैं, जैसे घर्षण बल, फ्रिक्शन, जब चीजें रगड़ खाती हैं। ठीक है। जैसे मेज पर किताब रखी है तो मेज किताब पर ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। अच्छा, और अप्लाइड फोर्स, लगाया गया बल? हाँ, वो बल है जो हम खुद लगाते हैं, जैसे किसी बक्से को धकेलना। ये सब संपर्क बल है, छूना जरूरी है। और दूसरी तरफ है असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट, जिन्हें काम करने के लिए छूने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, ये दूर से ही असर डाल सकते हैं। जैसे सबसे जाना माना तो है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीजों को धरती की तरफ खींचता है। हम जमीन पर टिके हैं इसी की वजह से। हाँ, ये तो पता है। और फिर है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक लोहे को दूर से ही खींच लेता है ना। और एक होता है स्थिर वैद्युत बल,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे बचपन में करते थे, कंघी को बालों में रगड़कर कागज के टुकड़े उठाना। हाँ हाँ, वो भी असंपर्क बल है। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि बल कैसे काम करते हैं, क्या छूना जरूरी है या दूरी से भी असर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे नोट्स में सबसे जरूरी कहा गया है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से न्यूटन के गति के नियम। लगता है इनके बिना तो बल की कहानी अधूरी है। एकदम सही कहा। सर आइजैक न्यूटन के ये 3 नियम तो क्लासिकल फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है। पहला नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, ये नियम कहता है कि हर चीज अपनी मौजूदा हालत में ही रहना चाहती है। मतलब अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर एक सीध में एक ही रफ्तार से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। बिल्कुल, चीजें अपनी अवस्था बदलना नहीं चाहती। इसका रोजमर्रा का उदाहरण वो गाड़ी वाला है ना। हाँ, सबसे कॉमन। आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आपका शरीर तो अभी भी उसी रफ्तार से आगे जाना चाह रहा है, वो अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है। हाँ। गाड़ी रुक गई, पर आपका शरीर एकदम से नहीं रुका। इसी को जड़त्व कहते हैं, अपनी अवस्था में बदलाव का विरोध करने की प्रवृत्ति। हाँ, ये महसूस तो किया है कई बार। अब दूसरा नियम बल को मापता है, कह सकते हैं। ये बताता है कि बल का ताल्लुक चीज के वजन मतलब द्रव्यमान, मास, और उसकी रफ्तार में बदलाव की दर यानी त्वरण, एक्सेलरेशन से है। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो किसी चीज पर लगाया गया बल F, उसके द्रव्यमान m और उसमें पैदा हुए त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला तो बहुत मशहूर है, F = m × a। बिल्कुल, और ये बहुत काम का है। सामग्री में एक उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए 5 किलोग्राम की कोई चीज है, ठीक है, और हमें उसे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ms2 का त्वरण देना है। मतलब उसकी रफ्तार हर सेकंड 2 ms बढ़ानी है। तो कितना बल लगाना होगा? बस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, F = 5 किलोग्राम × 2 ms2 यानी 10। और इकाई न्यूटन, 10 न्यूटन n। न्यूटन ही बल को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है। F = ma, 10 न्यूटन। समझ गया। और तीसरा नियम, ये थोड़ा अलग सा लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन का। ये कहता है कि हर क्रिया के लिए हमेशा एक बराबर और उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के लिए हमेशा। इसका मतलब ये है कि बल कभी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा जोड़े में आते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में। जैसे मान लीजिए आप दीवार को धक्का मारते हैं, ये हुई आपकी क्रिया। तो दीवार भी आप पर उतना ही जोर लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है, ये हुई प्रतिक्रिया। अच्छा, इसीलिए दीवार महसूस होती है। हाँ, आप उस पर दबाव बना पाते हैं क्योंकि वो भी आप पर दबाव बना रही है। और रॉकेट वाला उदाहरण भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, रॉकेट नीचे की तरफ तेजी से गैस फेंकता है, ये क्रिया है, और गैसें रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं, ये प्रतिक्रिया है। इसी से रॉकेट उड़ पाता है। इसके मायने तो बहुत गहरे हैं कि चीजें आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। बहुत ज्यादा। ये नियम हर जगह लागू होता है। वाकई दिलचस्प। चलिए अब थोड़ा घर्षण बल पे वापस आते हैं, फ्रिक्शन, जिसका जिक्र हमने संपर्क बलों में किया था। लगता है ये भी काफी अहम है। हाँ, घर्षण वो बल है जो तब पैदा होता है जब दो सतहें एक दूसरे पर फिसलने की कोशिश करती हैं, और ये उस फिसलन का विरोध करता है। तो ये तो रुकावट हुई ना? हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि घर्षण तो बस एक रुकावट है, चीजों को धीमा करता है, ऊर्जा बर्बाद करता है। लेकिन जैसा कि नोट्स में भी कहा गया है, घर्षण हमेशा बुरा नहीं होता। अच्छा, कैसे? सच तो ये है कि हमारे बहुत सारे रोज के काम इसी घर्षण की वजह से ही मुमकिन हो पाते हैं। जैसे हमारा चलना, वो घर्षण की वजह से है। हाँ, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ये हुई क्रिया, और जमीन का घर्षण बल हमें आगे की तरफ बढ़ाता है, ये प्रतिक्रिया हुई। न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से भी सोच सकते हैं, और ये घर्षण ही है जो पकड़ बनाता है। अरे वाह। इसी तरह पेन से कागज पर लिखना या गाड़ियों का ब्रेक लगाकर रुकना। सोचिए, अगर घर्षण न हो तो ब्रेक कैसे लगेंगे? हाँ, बात तो सही है। अगर घर्षण बिल्कुल खत्म हो जाए तो शायद हम एक कदम भी न चल पाएं, फिसलते ही रहेंगे। ये तो कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि बल का काम, वर्क, शक्ति, पावर और ऊर्जा, एनर्जी से क्या रिश्ता है।
अक्सर ये शब्द साथ साथ सुनने में आते हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं ये। भौतिकी में कार्य या वर्क का एक खास मतलब है। क्या मतलब? कार्य तब माना जाता है जब किसी चीज पर बल लगाया जाए और वो चीज उस बल की दिशा में कुछ दूर तक खिसक जाए, मतलब उसमें विस्थापन हो। डिस्प्लेसमेंट। अगर बल लगाया पर चीज हिली नहीं तो कार्य नहीं हुआ। भौतिकी के हिसाब से नहीं, कार्य शून्य माना जाएगा। हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी होता है ना, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू दूरी, और कुछ कोण का भी चक्कर था। हाँ, पूरा फॉर्मूला है। कार्य इज इक्वल टू बल इंटू दूरी इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण है। अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और कार्य बराबर बल इंटू दूरी। ठीक है। और शक्ति और ऊर्जा? शक्ति बताती है कि कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है, मतलब इकाई समय में कितना कार्य हुआ, तो शक्ति इज इक्वल टू कार्य समय। और ऊर्जा? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क। अगर किसी चीज में ऊर्जा है तो वो कार्य कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल ही इन तीनों कार्य, शक्ति और ऊर्जा का आधार है। मतलब बल से ही ये सब शुरू होता है। एक तरह से हाँ, बिना बल लगाए ना तो कोई चीज खिसकेगी यानी कार्य नहीं होगा, और ना ही ऊर्जा का वो रूप दिखेगा जिससे हम काम लेते हैं। बल ही वो एजेंट है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलता है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, जिससे कार्य होता है। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। सामग्री में कुछ उन्नत बलों का भी जिक्र है, खासकर यूपीएससी, एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए 4 मौलिक बलों की बात की गई है। हाँ, ये प्रकृति के 4 मूलभूत बल माने जाते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, जिनसे ब्रह्मांड की हर चीज, हर इंटरैक्शन चलता है। कौन कौन से हैं ये? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हम जानते हैं, 2 द्रव्यमान वाली चीजों के बीच हमेशा आकर्षण का बल। हम पृथ्वी से बंधे हैं इसी वजह से। ये सबसे कमजोर है पर इसकी रेंज अनंत है। ठीक। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस। ये चार्ज वाले कणों के बीच लगता है। बिजली, चुंबकत्व, रोशनी, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के सारे बंधन सब इसी के कारण है। ये गुरुत्वाकर्षण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और बाकी 2, वो नाभिकीय वाले? हाँ, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, असल में चारों में सबसे ताकतवर। क्या करता है ये? ये परमाणु के केंद्रक में, न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कसकर एक साथ बांधे रखता है। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, उन्हें तो एक दूसरे को धकेलना चाहिए, पर ये बल उन्हें बांध लेता है। लेकिन इसकी पहुंच बहुत ही कम दूरी तक होती है, बस नाभिक के अंदर। अच्छा, और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये रेडियोधर्मी क्षय, रेडियो एक्टिव डीके जैसी कुछ नाभिकीय प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। ये विद्युत चुंबकीय बल से कमजोर है पर गुरुत्वाकर्षण से मजबूत। तो ये 4 हैं, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय। हाँ, और इनकी समझ ऊंची परीक्षाओं के लिए जरूरी हो जाती है। नोट्स में शायद गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूले F = gm1 m2 r² का जिक्र इसीलिए है, ये दिखाने के लिए कि ये विषय कितने गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। अब इन सब सैद्धांतिक बातों को जरा जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। बल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ नजर आता है? सामग्री में कुछ अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, अनगिनत उदाहरण है। जैसे कार में ब्रेक लगाना, ये घर्षण बल का इस्तेमाल हुआ। सही। रॉकेट का उड़ना, ये न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ। फुटबॉल को किक मारना, ये एक असंतुलित बल लगा जिसने रुकी हुई गेंद को तेज रफ्तार दे दी। बिल्कुल। या फिर चुंबक का लोहे की कीलों को अपनी तरफ खींचना, ये चुंबकीय बल हो गया, जो एक असंपर्क बल है। एकदम सही। जरा वो रॉकेट वाला उदाहरण थोड़ा और समझाएंगी? वो हमेशा मुझे बहुत कमाल का लगता है। जरूर। देखिए, रॉकेट क्या करता है, वो अपने इंजन से नीचे की तरफ बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म गैसें बाहर फेंकता है। ये हुई क्रिया। अब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बस, तो इन गैसों की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है जो रॉकेट पर ऊपर की तरफ लगती है। अच्छा, तो गैस से नीचे, रॉकेट ऊपर। हाँ, और यही प्रतिक्रिया वाला बल इतना जबरदस्त होता है कि वो रॉकेट के इतने भारी वजन को न सिर्फ जमीन से उठाता है, बल्कि उसे आसमान में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी भेज देता है।
ये दिखाता है कि कैसे भौतिकी के नियम असल दुनिया की टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाते हैं। कमाल है वाकई। तो अब तक जो हमने चर्चा की उसे पक्का करने के लिए कुछ सवाल हो जाए। ये सामग्री से ही लिए गए हैं। हाँ जरूर, रिवीजन हो जाएगा। पहला, अगर किसी चीज पर कोई कुल बाहरी बल, नेट एक्सटर्नल फोर्स, न लग रहा हो तो क्या होगा? इसका जवाब न्यूटन का पहला नियम देता है। वो चीज अपनी मौजूदा हालत में ही रहेगी। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी। अगर एक समान गति से चल रही है तो उसी गति और दिशा में चलती रहेगी, मतलब उसकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा सवाल, 10 किलोग्राम की चीज को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देने के लिए कितना बल चाहिए होगा? यहाँ न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा, F = m गुणा a। तो F बराबर होगा 10 किलोग्राम गुणा 2 ms², यानी 20 न्यूटन। सही। तीसरा, रस्साकशी में अगर दोनों टीमें बराबर जोर लगा रही हो तो नतीजा क्या होगा? ये हमने पहले भी बात की थी। ये संतुलित बल का मामला है। दोनों तरफ से लगने वाले बल बराबर और विपरीत हैं। तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी, कोई गति नहीं होगी, नेट फोर्स 0 है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, हम पेन से कागज पर लिख कैसे पाते हैं? इसके पीछे कौन सा बल है? इसके पीछे का हीरो है घर्षण बल, फ्रिक्शन। घर्षण। हाँ, पेन की नोक और कागज के बीच का घर्षण ही स्याही को कागज पर ठहरने और चिपकने में मदद करता है। अगर घर्षण ना हो तो स्याही शायद ठीक से लगेगी ही नहीं या फैल जाएगी, लिखना मुश्किल हो जाएगा। बहुत खूब। तो आज हमने बल के बारे में काफी कुछ जान लिया। हाँ, हमने शुरुआत की उसकी परिभाषा से, धक्का या खिंचाव, फिर उसके प्रभाव देखे, गति देना, रोकना, दिशा बदलना, आकार बदलना। फिर उसके प्रकार समझे, संतुलित, असंतुलित, संपर्क, असंपर्क, और उनके उदाहरण भी देखे। और फिर आए न्यूटन के तीनों नियम, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जड़त्व का नियम, F = ma वाला नियम, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हमने घर्षण की अहमियत भी समझी कि वो सिर्फ रुकावट नहीं बल्कि जरूरी भी है। और कार्य, शक्ति, ऊर्जा का बल से क्या रिश्ता है ये भी देखा। साथ ही प्रकृति के 4 मूलभूत बलों का भी जिक्र किया। हाँ, और रोजमर्रा की जिंदगी में बल के उदाहरण भी देखे, जैसे रॉकेट और ब्रेक। बिल्कुल। सामग्री में वो याद रखने वाली तरकीब भी थी, फैन। हाँ, F से फोर्स = ma दूसरा नियम, A से एक्शन रिएक्शन तीसरा नियम, और N से न्यूटन्स लॉज। रिवीजन के लिए शायद काम आ जाए। और देखिए, ये सारी बातें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं है। सही कहा। इन्हें समझने से हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक नया नजरिया मिलता है। चीजें क्यों चलती हैं, क्यों रुकती हैं, उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, इन सबके पीछे भौतिकी के यही नियम काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ते हैं। हाँ जरूर। हमने न्यूटन के तीसरे नियम की बात की, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जब भी हम किसी चीज को धकेलते हैं, वो चीज हमें वापस धकेलती है। तो बलों का ये जो लेन देन है, जो हर पल हर जगह हो रहा है, ये उस दुनिया को कैसे गढ़ता है, कैसे आकार देता है, जो हमें अक्सर स्थिर और शांत सी नजर आती है। जरा सोचिए,